राघव सर कैंपस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग काफी दिन से आप मांग कर रहे थे कि सर उस्मा बजट को बताइए, तो आज मैंने आप लोग के लिए उस्मा बजट का टॉपिक रखा है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, आज जो उस्मा बजट का टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंसेप्चुअल है। अगर एक बार आप समझ गए तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जो उस्मा बजट है, पहले हम इससे बात करते हैं, इस शब्द में बात करते हैं और फिर देखते हैं इस बजट को। देखिए, वास्तव में जो उस्मा बजट शब्द है, तो उस्मा और बजट दो शब्द हैं। उस्मा क्या होती है? वह सौर ऊर्जा जिससे हमारा वायुमंडल और पृथ्वी उष्मा को अवशोषित ऊर्जा ग्रहण करती है, ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है, वहां उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, समझिएगा। तो वो होता है उष्मा, वह सौर ऊर्जा जिससे वायुमंडल और पृथ्वी गर्म होती है एक तरह से। ठीक है, उष्मा। देखिए, बजट क्या होता है? हम जानते हैं कि कोई चीज आय और व्यय, आना जाना जो होता है, उसका जो बराबर जो बैलेंस बनाया जाता है, वही क्या होता है? बजट। जैसे हमारी आय होती है, जितनी हमारी आय होती है उतना ही हम व्यय का बजट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां उष्मा बजट में जो है, ये बजट शब्द जो है क्या है, इससे तात्पर्य कि सूर्य से जो सनलाइट आती है उससे पृथ्वी जो हमारी गर्म होती है। अब पृथ्वी जो गर्म होती है कितना, उतना उष्मा पृथ्वी वापस निकालेगी। तो अगर मान लेते हैं हम कि सूर्य से 100 यूनिट आती है पृथ्वी पर ऊर्जा, तो वो 100 यूनिट पृथ्वी वापस करेगी, वही होता है बजट, उष्मा बजट। ठीक है, उष्मा बजट प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट है, जरा उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक शब्द होता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि जब उष्मा को बिना ग्रहण किए, बिना अवशोषित किए, समझेगा, उसको तुरंत वापस लौटा देना, वही कहलाता है परावर्तन। ठीक है, उसे ही कहते हैं परावर्तन। दूसरी बात, अवशोषण क्या होता है? जो ऊर्जा पृथ्वी अवशोषित करती, ग्रहण करेगी, वही कहलाएगा अवशोषण। पृथ्वी या पृथ्वी का जो वायुमंडल है, कोई भी चीज जो जिसे ग्रहण करेगी जो उष्मा, वही होता है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। इसके बाद उत्सर्जन क्या होता है, जरा इसको देखिए। कोई पिंड है, उष्मा ग्रहण करने के बाद जब उसे वो वापस निकालेगी वायुमंडल में, तो उसे कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन को एक शब्द से और समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं निष्कासन। ठीक है, तो यहां पे निष्कासन से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन शब्द जानते रहेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। दूसरी बात, हम एक और चीज बताना चाहते हैं टॉपिक प्रारंभ करने से पहले, कि उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किन रूपों में होता है, उसको आपको जानना अति आवश्यक है। उष्मा स्थानांतरण की जो विधियां हैं, ये निम्न है, 4 है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है विकिरण। देखिए, जो विकिरण होता है वो क्या होता है कि जब उष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम से होता है, तो होता है विकिरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो उष्मा का विकिरण होता है, ये अगर किसी गर्म पिंड से हो तो वहां पे जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लघु तरंगे होती है, और जब वो ठंडे पिंड से किया जाता है, विकिरण होता है, तो होता है दीर्घ तरंगी। ये क्या होती है, जरा इसको देखिएगा, छोटा सा है बस। देखिए,
जो सूर्य से निकलता है, कोई तरंग निकलती है विकिरण, आप जानते हैं कि जो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वो विधि कौन सी होती है, विकिरण होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो होता है, जो सूर्य से आती है वो होता है SWR। SWR को कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी कि लघु तरंगे, लघु तरंग विकिरण। ठीक है, सूक्ष्म तरंग विकिरण, सूक्ष्म। और वही जब पृथ्वी में कोई ठंडा पिंड है, तो मान लेते हैं पृथ्वी जब विकिरण करती है तो उसकी जो तरंगे होती हैं वो होती हैं LWR। ये इसे कहते हैं सूक्ष्म तरंगे या लघु तरंगे। और जब पृथ्वी करती है उसे, तो उसे कहते हैं LWR यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, जो सन से लाइट आती है उसे हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे SWR से, और जो पृथ्वी से निकलेगी तरंग उसे कहेंगे, विकिरण होगा LWR से। ठीक है, तो लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे, इसे लॉन्ग को दीर्घ तरंगे कहेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो विकिरण आप समझ गए कि जब बिना किसी माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण होता है, उष्मा का प्रवाह होता रहता है, तो वहां पे होता है विकिरण। ठीक है, रेडिएशन। संचालन क्या होता है? संचालन जब होता है कि जब दो असमान ताप वाले पिंड एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो समझिएगा एक दूसरे संपर्क में आएंगे तो संचालन के माध्यम से उष्मा का प्रभाव होता है। मतलब जब दो असमान ताप के पिंड आपस में मिलेंगे तो उष्मा का प्रवाह होगा गर्म से ठंडे की ओर, और ये प्रवाह तब तक होता रहेगा। अब समझिए, गर्म से ठंडा भी हो सकता है, ठंडे से गर्म। जिसका तापमान अधिक होगा, जो अधिक प्रभावशाली होगा, उससे कम की ओर उष्मा का प्रवाह होगा। समझिएगा, तो ये प्रवाह तब तक होता रहता है संचालन, जब तक कि दोनों पिंड का तापमान समान नहीं हो जाता। ठीक है, समझिएगा, तो ये होता है संचालन। संवहन क्या होता है? जब उष्मा का प्रवाह ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, समझिएगा, जमीन की सतह से ऊपर की ओर, तो वहां पे होता है संवहन। संवहन प्रक्रिया के तहत ही उष्मा का जो प्रवाह होता है उसके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, इस टॉपिक में अभिवहन का यूज नहीं है, लेकिन हम आपको इसको बता देते हैं। अभिवहन क्या होता है? जब उष्मा का प्रवाह क्षैतिज रूप से होता है, जब उष्मा का प्रवाह क्षैतिज रूप से होता है तो वहां पे होता है अभिवहन। अभिवहन के माध्यम से देखिए, जैसे समुद्री जल धाराएं होती हैं, हवाएं होती हैं, वो जब चलती हैं तो जो गर्म करती हैं, उष्मा का प्रवाह करती हैं, वो जो माध्यम होता है वो होता है अभिवहन। तो ध्यान दीजिएगा, उष्मा का स्थानांतरण इन विधियों से होता है। इन विधियों का यहाँ पे प्रयोग है। ठीक है, जरा सा इनको जानते रहेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। आइए अब बात करेंगे हम लोग उष्मा बजट। टॉपिक अब शुरू हो रहा है वास्तव में। अब हम बात करेंगे उष्मा बजट की, उस उष्मा बजट की जिसमें पृथ्वी की ओर कुल 100 यूनिट आ रही हैं। समझिएगा, सौर ऊर्जा, और पृथ्वी की तरफ से बाद में इस 100 यूनिट को वापस लौटा दिया जा रहा है। इसी बजट को हम लोग उष्मा बजट के रूप में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो 100 यूनिट आती है पृथ्वी से, सूर्य से ऊर्जा, उसमें 100 यूनिट का 35 यूनिट तुरंत परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तन का परिभाषा मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ऐसी ऊर्जा जो बिना अवशोषित किए तुरंत ही वापस लौटा दी जा रही है, उसे कहा जाएगा परावर्तन। समझिएगा, तो ये देखिए, जो परावर्तन हो रहा है कैसे हो रहा है।
देखिए बादलों द्वारा कुल 27 यूनिट का परावर्तन किया जा रहा है, वहीं जो हिमाच्छादित सतह है पृथ्वी पर उनके द्वारा 2 यूनिट का, जबकि जो धूल कण है आसमान में इनके द्वारा प्रकीर्णन हो रहा है, बिखराव कर दिया जा रहा है, बिखेर दिया जा रहा है ऊर्जा को। कितने यूनिट को? 6 यूनिट को। तो टोटल 27, 29, 35 यूनिट का जो है परावर्तन कर दिया जा रहा है। अब यही परावर्तन क्या है? एल्बिडो है पृथ्वी का। ठीक है, अब देखिए 35 यूनिट, 100 में 35 यूनिट निकल गई, तो बची कितना? 65 यूनिट। अब ये जो 65 यूनिट है, अब हम इसके बजट को देखेंगे। इस 65 यूनिट के बजट में देखिएगा ऊर्जा में जो 14 यूनिट है, 14 यूनिट वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण हो रहा है लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंग विकिरण के रूप में, SWR के रूप में विकिरण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य से किरणें आती हैं वो लघु तरंगें होती हैं, SWR होती हैं। तो इसमें जो है बादल, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, इन सब के द्वारा कुल 14 यूनिट का सीधा अवशोषण कर लिया जा रहा है। समझेगा, अवशोषण SWR के रूप में। वहीं बची कितनी? 14 में से अगर 14 हम 65 में से निकाल दें तो लगभग 51 यूनिट बच रही है। अब हम उस 51 यूनिट को देखेंगे। 51 यूनिट जो होती है ऊर्जा, वास्तव में वह पृथ्वी द्वारा ग्रहण की जाती है, ये 51 यूनिट। और यही 51 यूनिट का बजट हमको देखना है। इस 51 यूनिट में ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहां दिखा रहे हैं। अब ये जो है सूर्य द्वारा, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित किया जाएगा वायुमंडल में, और ये जो उत्सर्जन होगा ये पार्थिव विकिरण होगा, इसे पार्थिव विकिरण कहा जाएगा। और यह जो है LWR के रूप में होगा। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होगा। ठीक है, दीर्घ तरंगों के रूप में होगा। किस तरह से होगा? इसमें से 17 यूनिट जो है अंतरिक्ष में अर्थात शून्य में निकल जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं पाता। 17 यूनिट अंतरिक्ष में निकल जाती है, जबकि 34 यूनिट जो है 51 में से 17 निकल गई, 34 बची। ये 34 यूनिट जो है वायुमंडल में छोड़ी जाती है, उत्सर्जित की जाती हैं। और ये 34 यूनिट किस तरह से उत्सर्जित होती हैं, अब जरा उसको देखते हैं। 19 यूनिट तो वाष्पीकरण के रूप में जाता है। वाष्पीकरण, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमारे पृथ्वी सतह पे जल की अधिकता है, तो वाष्पीकरण के रूप में चीजें, ऊर्जा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने पर संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन, और संघनन की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और वो गुप्त ऊष्मा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है, समझिएगा, वायुमंडल द्वारा अवशोषित। इधर संवहन की प्रक्रिया, उसमें विक्षोभ के तहत संवहन की वह प्रक्रिया जो ऊष्मा, जहां ऊष्मा का स्थानांतरण जो है आपका ऊर्ध्वाधर होता है, तो संवहनी प्रक्रिया के रूप में ये 9 यूनिट चली जाएगी, जबकि 6 यूनिट जो है वायुमंडल सीधे ग्रहण कर लेता है। तो ये जो 34 यूनिट है, ये 34 यूनिट भी आपका वायुमंडल ही ग्रहण करता है। तो वायुमंडल जो है, हमारा जो वायुमंडल है, वो कुल 14 और 34 कुल जो है 48 यूनिट का अवशोषण करता है। ध्यान दीजिएगा, 14 और 34 इज इक्वल टू 48। ये 48 यूनिट का अवशोषण हमारा वायुमंडल करता है। और ये यही 48 यूनिट हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, उसके लिए उत्तरदायी होती है। समझिएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग में देखिए ज्यादातर कुल 34 यूनिट जो है पार्थिव विकिरण का योगदान है। जिस तरह अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी, समझिएगा, इस 48 यूनिट से अधिक मात्रा बढ़ेगी, तो समझिएगा उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उतना ही अधिक और बढ़ेगा। ठीक है,
देखिए एक बात थोड़ा सा, ये जो परावर्तन होता है, वास्तव में परावर्तन की बात कर रहे थे थोड़ा सा, जो पृथ्वी का एल्बिडो भी कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का एल्बिडो, ये जो परावर्तन होता है वास्तव में यह जो है SWR के रूप में होता है। SWR अर्थात शॉर्ट वेव रेडिएशन, इसके रूप में होता है। ठीक है, जो भी परावर्तन होता है SWR के रूप में, अवशोषण होता है SWR के रूप में वायुमंडल द्वारा, 14 यूनिट का अवशोषण SWR के रूप में। इधर 34 यूनिट जो है ये मिल रही है, ये LWR के रूप में होंगी। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जा रहा है, शून्य में जो ऊर्जा जा रही है पार्थिव विकिरण के तहत, यह भी LWR के रूप में जाएगी। ठीक है, ये उष्मा बजट का किस तरह से उत्सर्जन होता है, किस तरह से बजट कंप्लीट होता है। तो इसके अलावा अब हम इनके यूनिट को एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं एक और। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम उष्मा बजट के उस 100 यूनिट को देखेंगे जो सूर्य से सौर ऊर्जा के रूप में आती है, उसके बाद जो 100 यूनिट इधर से जाती है वो किस तरह से जाती है, और जरा हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, 100 यूनिट में जो 35 यूनिट है ये सीधे परावर्तित हो जाती है, इसका परावर्तन हो जाता है, जिसका हम पिछले डायग्राम में देखे थे। ये जो 35 यूनिट परावर्तन हो रहा है किस तरह से हो रहा है, आपने देखा कि उसमें से 6 यूनिट जो है धूल के जो कण हैं उनके द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है 6 यूनिट की, जबकि 27 यूनिट की, जो 27 यूनिट है ये जो है बादलों द्वारा परावर्तित हो जाता है, जबकि हिमाच्छादित सतह द्वारा 2 यूनिट, जो पृथ्वी पर हिमटोपियां हैं इनके द्वारा 2 यूनिट परावर्तित होती है। ध्यान दीजिएगा, यही जो 35 यूनिट है, यही 35 यूनिट ये जो है जो परावर्तित होती है, यही पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी का एल्बिडो होता है उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का एल्बिडो जो है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का एल्बिडो है वो 35% है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो एल्बिडो है वो किसका होता है, तो जो ताजे जो बर्फ की टोपियां होती हैं उनका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो होता है वो रेत का होता है, सबसे अधिक एल्बिडो रेत का होता है। तो आगे देखते हैं हम, तो ये 35 यूनिट जो है पृथ्वी परावर्तित हो जाती है। इसके बाद बची जो है 65 यूनिट, वो जो 65 यूनिट हैं ये कैसे जा रही हैं, उसमें जो है आप देखिएगा 14 यूनिट तो आपने देखा था चित्र में कि 14 यूनिट तो देखिएगा, 14 यूनिट जो है देखिए इसका अवशोषण हो जा रहा है वायुमंडल द्वारा, 14 यूनिट का अवशोषण वायुमंडल द्वारा। इसमें देखेंगे आप चित्र में तो देखिएगा कि ये जो है अवशोषण बादल, धूल कण, ओजोन, जलवाष्प ये सब कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं सीधा। ये जो अवशोषण हो रहा है ये सीधा SWR के रूप में हो रहा है, आपने देखा सूर्य से जो किरणें आ रही हैं। और ये 51 यूनिट जो है इनका जो है पार्थिव विकिरण हो रहा है, अर्थात ये ऐसी यूनिट है जो पृथ्वी जो है LWR के रूप में उत्सर्जित कर रही है। ठीक है, इन 51 में 17 यूनिट जो है सीधे अंतरिक्ष चली जाती है, शून्य में 17 यूनिट, समझिएगा। जबकि शेष 34 यूनिट का जो विभाजन होता है देखेंगे हम लोग, ये 34 यूनिट वास्तव में वायुमंडल में जाता है, लेकिन किन रूपों में जाता है ये हमको जानना है। ध्यान दीजिएगा, 34 यूनिट जो है ये भी वायुमंडल में जा रहा है। समझिएगा, वायुमंडल में, लेकिन किन रूपों में जा रहा है जरा इसको देखिएगा। 6 यूनिट तो सीधा वायुमंडल में चला जाता है, 9 यूनिट जो है संवहन उष्मी विक्षोभ के रूप में 9 यूनिट चला जाता है। ठीक है, उष्मी विक्षोभ के रूप में संवहन की प्रक्रिया हम जानते हैं, संवहन की प्रक्रिया के तहत ही उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। ठीक है,
और 19 यूनिट जो है इनका जो है वाष्पीकरण होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जल की सतह सबसे अधिक है, समझिएगा 71% भाग पर जल पाया जाता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है उससे जो है ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊपर जाके वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया के तहत वो वहां पे गुप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और उससे जो है वायुमंडल को ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, तो ये 34 यूनिट जो है आपका जा रहा है वायुमंडल में। तो आपने देखा कि टोटल 65 यूनिट का विभाजन। यहां पे मैं वायुमंडल के बारे में थोड़ा चर्चा और कर देता हूं, जरा देखिएगा। जो आपका वायुमंडल था, ये वायुमंडल जो है 14 यूनिट तो जो है अवशोषण कर रहा है, अवशोषण के द्वारा ले रहा था, और 34 यूनिट LWR के रूप में पृथ्वी से। ठीक है, यानी कि वायुमंडल टोटल जो है 48 यूनिट का अवशोषण कर रहा है, समझेगा। वायुमंडल टोटल 48 यूनिट ग्रहण कर रहा है। बाद में यह धीरे धीरे ये वायुमंडल में उत्सर्जित कर देता है। अगर ये वायुमंडल न रोके, इसको ग्रहण न करे, तो हमारे पृथ्वी का तापमान एकाएक जो है या बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। ठीक है, ये तापमान को क्या करता है, वायुमंडल बनाए रखता है। और यही 48 यूनिट जो है आप समझिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में उत्तरदायी है। अगर इनकी मात्रा जितना ही बढ़ेगी, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो वायुमंडल द्वारा ग्रहण ऊर्जा है, ये हमारे लिए जो तापमान होता है उसको मेंटेन करने में सहायक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य द्वारा ली गई जो 100 यूनिट है उसको किस तरह से अंतरिक्ष में वापस कर देती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ऊष्मा बजट का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।